नमस्कार दोस्तों। एडगेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 7 विषय गणित के अध्याय 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। हम पहले समझ लेते हैं कि भिन्न होती क्या है और दशमलव क्या होता है और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भिन्न एवं दशमलव के प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये गणित का मूल आधार भी है। अब देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु को समान भागों में बांटा जाता है ना, और उसका एक भाग या एक से अधिक भाग जब हम विचार में लाते हैं तो वह भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि एक रोटी है और इस रोटी के दो भाग किए हैं, बराबर बराबर दो भाग किए हैं, तो एक भाग जो है ये कहलाएगा 1/2। ये भिन्न कहलाती है क्योंकि इस वस्तु के हमने बराबर बराबर दो भाग किए हैं और इन दो भाग में से एक भाग हमने लिया है, तो एक ऊपर लिख दिया है, बटे कुल कितने भाग है वो 2 है। ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं अंश। क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। और नीचे किसी भी वस्तु के जितने बराबर बराबर भाग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर। तो भिन्न होती है अंश बटे हर। भिन्न क्या है? भिन्न एक पूर्ण का भाग निर्भुत करती है। ये पूर्ण एक संख्या हो सकती है, एक अकेली वस्तु हो सकती है, या फिर वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब देखिए भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके पहले हम भिन्नों के जोड़ और भिन्नों के घटाव भी करना सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है 1/4 धन 2/4 को हल करें। धन मतलब जोड़ना है। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के बराबर बराबर 4 भाग किए हैं और उसमें से एक भाग को हम क्या कर रहे हैं? छायांकित कर रहे हैं। 2/4 का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बराबर बराबर 4 भागों बांटा गया है क्योंकि इसके हर में 4 है और 2 भागों को हमने छायांकित किया है। अब दोनों को मिलाते हैं तब देखते हैं कि छायांकित भाग कितने हो रहे हैं? 1, 2 और 3। ये 3 भाग छायांकित हो गए हैं। कुल कितने भाग किए हैं? कुल 4 भाग किए हैं। इस प्रकार से यहां पर योगफल कितना आ जाएगा? 3/4। अब कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी भिन्न के हर समान हो, है ना, देखिए हर है 4 और यहाँ पर भी हर 4 है। जब हर समान हो तो अंश को हम जोड़ देते हैं और हर वैसा वैसा लिख देते हैं। जैसे 1/2 धन 1/3। अब यहाँ पर स्थिति अलग हो गई है। यहाँ पर अंश समान है, हर समान नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब अंश समान हो और हर समान नहीं होते हैं, है ना, देखिए इसको हम चित्र माध्यम से कैसे हल करेंगे? 1/2 मतलब यहां पर कुल इसके 6 भाग किए गए हैं, है ना, और इसमें से 3 भाग को छायांकित किया गया है, यानी ये इसका 1/2 हो गया है। दूसरा जो चित्र है इसके भी 6 भाग किए गए हैं और इसमें से भी 2 भाग छायांकित है, तो 2/6 यानी 1/3 हो गया है। जब इनको जोड़ा हमने तो हो गया 5/6। अब ये 6 भाग क्यों की है? ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए जब हर समान नहीं होते हैं तो इनका हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। तो यहाँ पर 2 और 3 का क्या निकाला गया है? लघुत्तम समापवर्तीय। अब 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका आपस में गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से देखिए, है ना, इनका गुणा किया 2 दिया 6, ये हो गया लघुत्तम समापवर्तीय। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि इनके हर हो गए समान, 3/6 धन 2/6। जब हर समान हो जाते हैं तरीका वही है कि अंश को हम जोड़ देंगे और हर में जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, की जगह 1, है ना, 5/6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में जोड़ या घटाने का उपयुक्त चिन्ह लगाएं। देखिए यहाँ पर है कितना? 2/6 और यहाँ पर 3/6। तो 2/6 और 3/6 कितना हो गया? 5/6।
तो यहां पर हमने इसको जोड़ा है ना। अब यहां पर रिक्त स्थान में उचित भिन्न लिखें। अब 7/10 में कितना जोड़ें कि 8/10 हो जाए, तो 7 और 1 8 होता है, ये 1/10, क्योंकि हर जो है समान होगा। समझ गए ना। अब देखिए इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है। देखिए वह भिन्न जो एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी होती है उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 3 सही 1/4, इसमें 3 क्या है, एक पूर्णांक है और 1/4 भिन्न है, तो इसे हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है। और जब अंश जो है बड़ा होता है और हर छोटा होता है, इस प्रकार से अंश बड़ा हो, है ना, और हर छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम विषम भिन्न। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है और भिन्न को दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि अंश और हर में जो कॉमन होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो क्या होता है, 1, है ना। 1 के अलावा अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सरलतम रूप या भिन्न का मानक रूप। तो देखिए यहाँ 7/5 है, ये इसका सरलतम रूप है ना। 13/33 भी सरलतम रूप है, क्यों कि 13 और 33 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक ही है। 27/28 का भी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो एक ही है, एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन 15/20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। कैसे, देखिए 5 से हम काटते हैं तो 5 दिया 15 और 5 जो के 20, है ना। तो यह जो है सरलतम रूप में नहीं है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे बी 15/20। ठीक है। और बी के सामने जो सर्कल है इसे आप क्या करेंगे, इसे फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको फिलअप कर देंगे। ये काम मैं आपके लिए अब छोड़ देता हूं आगे के लिए, तो ऐसे फिलअप करना है। ठीक है ना। ऐसा अभ्यास इसलिए करना है क्योंकि आप सर्कल है और सर्कल को भरना आपको आना चाहिए, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम होती है, 8वीं में एनएमएस एग्जाम होती है, तो वहां पर ऐसे जो सर्कल आते हैं, है ना, उन्हें फिलअप करना होता है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से हो जाए, इसलिए इसको करना जरूरी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणा 1/5 को दर्शाती है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 आकृतियां हैं, है ना, जिसमें 1/5। ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 आकृतियां हैं और 1/5 नहीं। यहां पर आकृतियां 4 हैं और 1/4 वाली आकृतियां हैं, यहां पर 1/2 है। लेकिन यहां पर 2 आकृतियां हैं और प्रत्येक आकृति कितना है, 1/5 है। देखिए 1 2 3 4 और 5 भाग किए गए हैं और एक भाग छायांकित है, ये हो गया 1/5। और यहां पर भी 1 2 3 4 5 भाग किए गए हैं, 5 भाग में से एक छायांकित है, इसलिए 1/2 1/5, है ना। तो 1/5 और 1/5 कितने हो गए, 2/5। यानी यहां पर विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सी के सामने जो एक गोला आपका है, सर्कल है, इसको फिलअप कर देंगे। अगला प्रश्न है 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। अब देखिए यहां पर दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हैं, है ना, और यहां देख रहे हैं कि 3 अंक कहां कहां है। यानी इसको लिखेंगे तो जाएगा 0.200 और ये जाएगा 0.300। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 0.023 इसके बीच में नहीं है, उत्तर नहीं आएगा। फिर देखते हैं इसमें, देखिए 0.020 ये आ गया, है ना, 0.030 ये आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 0.023 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
और बी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कि यदि दशमलव को हटा करके हम समझने का प्रयास करें तो देखते हैं कि यह 20 है और ये 30 है, 23 इसके बीच में आ रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अन्यथा देखिए शून्य यहाँ पर है, शून्य यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ 2 और ये 3 आ गया है, यानी ये जो संख्या है इसके बीच में आएगी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, 2/3 भागित 1/6 का मान क्या होगा? देखिए 2/3, अब जब भाग की क्रिया होती है तो क्या करते हैं कि भाग का जो चिन्ह होता है इसके स्थान पर लगाते हैं गुणा का चिन्ह, और बाद वाली भिन्न का हम कर देते हैं गुणन प्रतिलोम, यानी 1/6 है, इसका हो जाएगा 6/1। अब जो संख्या कट रही है काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, अब बटा कुछ नहीं है मतलब 1 है और बटा 1 है, इसका मतलब संख्या पूर्ण होती है, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 5, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। देखिए अब यहां पर मीटर दिया हुआ है और हमें किलोमीटर में परिवर्तित करना है। जब भी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में हम परिवर्तित करते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि बड़े मात्रक में जितने छोटे मात्रक होते हैं उसका भाग लगाते हैं, यानी 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 250 मीटर में हम क्या करेंगे 1000 का भाग लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दशमलव है इसलिए हम इसे लिखेंगे दशमलव में। कैसे देखिए हर में देख रहे हैं ये 1000 है और इसमें 3 शून्य है, तो अंश में जो संख्या है उसमें दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के हम लगाएंगे दशमलव, यानी 2 के पहले, इस प्रकार से लगाए दशमलव। दशमलव पहले हमेशा शून्य होता ही है ना। ये हो गया इतना किलोमीटर, कितना 0.250, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे डी 0.250 किलोमीटर, और डी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 6, एक समकोण एक ऋजु कोण का कौन सा भाग है? तो देखिए हम जानते हैं कि एक समकोण जो होता है ना, वह कितने डिग्री होता है? तो देखिए समकोण होता है 90 डिग्री का, है ना, 90 अंश का होता है, और जो ऋजु कोण होता है वह कितने कोण का होता है ये हमें याद होना चाहिए, है ना। तो ऋजु कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब पूछा गया है कि एक समकोण एक ऋजु कोण का कौन सा भाग है, इसे हम लिखेंगे 90 डिग्री बटे 180 डिग्री। आप कटेगा काट देंगे, शून्य से शून्य काट दिया है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बराबर हो जाएगा 1/2, यानी एक समकोण जो है एक ऋजु कोण का 1/2 भाग है, यानी आधा भाग है। प्रश्न 7, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा? अब 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटे, है ना, क्योंकि 1 घंटे में पढ़ता है 1/4 भाग, है ना। हमें ज्ञात करना है 2 सही 1/2 घंटे में, यानी 1 से अनेक। जब 1 से अनेक करते हैं तो वहां पर हम करते हैं गुणा की क्रिया, यानी 2 सही 1/2 में हम क्या करेंगे 1/4 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये 2 सही 1/2 मिश्रित भिन्न है, इसे बदल देंगे विषम भिन्न में। तो क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ जो पूर्ण संख्या है इसमें हर का गुणा करते हैं, यानी 2 में 2 गुणा कर दिया, और अंश को इसमें जोड़ दिया जाता है, बटे में जो हर यहाँ है उसको लिख दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 धन 1/2, 4 और 1 होता है 5/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 गुणा 1/4, है ना। देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2। कैसे करते हैं ये हमने डिटेल में हमें समझ लिया है। आप देखते हैं कि अंश और हर आपस में कट रहे क्या? नहीं कट रहे। जब नहीं कट रहे हैं तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और 2 चौके 8,
तो यहाँ पर 2 से ही 1/2 घंटे में उसी पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ लेगा और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है, उसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है। अब देखिए एक कप है ना, इस प्रकार से देख लेते हैं, ये एक कप है और इस कप में 1/3 भाग ये भरा हुआ है ना, ये 1/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें 3 भाग किए गए हैं, जैसे 1, 2 और 3 भाग। अब 3 भाग में से 1/3 भाग भरा हुआ है, तो बचा कितना है 2/3। 2/3 अभी बाकी है, क्योंकि 1/3 और 2/3 को जोड़ते हैं तो 3/3 यानी पूर्ण भाग हो जाता है। इसे हल कैसे करेंगे ये तो हमने समझ लिया मौखिक, लेकिन इसको हल करना है तो कुल होता है 1। अब 1/1 इसमें से हम घटाएंगे 1/3। ठीक है ना, ये गणितीय रूप से इसे हल करना होगा। 1 और 3 का हमने लघुत्तम समावर्ती निकाला, एलसीएम 3 आता है, 1 का भाग लाया 3 में, 3 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3। फ्रेंड 3 का भाग में लाया 3 में, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाते हैं तो बचता है 2/3। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। ये हल करने का तरीका है, ये समझने का तरीका है। और तीसरा तरीका होता है, यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो क्या करेंगे, 1/3 दिया है यानी कुल 3 भाग है, इसमें से 1 भाग आपने भरा हुआ है, 1 भाग भरा हुआ है, तो बचे कितने, 3 में से 1 घटा दो, बचेगा 2, कुल भाग हो गए 3, 2/3। ठीक है ना, तो ऐसे हम मौखिक भी कर सकते हैं और इसे हल करके भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है। दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत खपत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालते हैं औसत। औसत कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, दूध की जो खपत है इसको हम जोड़ लेते हैं, 5.2 लीटर। ठीक है, इसके बाद में 3.8 लीटर और 6.3 लीटर। ये 3 दिन की दूध की खपत है, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना। 2 और 8 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, 6 और 3 9, 9 और 6 15। अब दसवां नीचे दसवां आ जाएगा, ये ध्यान रखना है जोड़ में कि दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी जो संख्या है इकाई नीचे इकाई और दशांश नीचे दशांश। अब ये कुल खपत हो गई है, हमें ज्ञात करनी है औसत खपत। क्या ज्ञात करनी है, औसत खपत। तो देखिए कुल कितनी खपत हुई है, 15.3 लीटर। ठीक है ना, और ये खपत हुई है 3 दिनों में, तो यह 3 दिन ले देंगे। अब 3 का से हम भाग लगाते हैं, है ना, 3 3 पंजे 15.1 लीटर। ये होगी आपकी औसत खपत। प्रश्न क्रमांक 10, एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यानी फर्श कैसा है, आयताकार है। तो यहां पर हमें निकालना है फर्श का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई में हम क्या करेंगे, चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या मिल दिया, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई कितनी है, 4.8 मीटर है, ये लंबाई 4.8 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 4.2 मीटर। अब इसका हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं, 4.8 में गुणा करेंगे 4.2 का। जब गुणा करते हैं ये भूल जाइएगा दशमलव को, है ना, साधारण गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे। तो
2 8 16 के 6, हासिल का 1 2 चौके 8 और 1 9, यहाँ शून्य लगाते हैं। 4 8 32 के 2, हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है ना। अब इनको हमने जोड़ दिया है तो 6 11 के हासिल ला 1 19 और 20। अब ध्यान रखना है दशमलव का। हम देखेंगे कि दशमलव के दाहिनी ओर 1 और 1 2 अंक हैं, तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ा और हमने लगा दिया दशमलव, यानी आ जाएगा 20.16 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, यानी मीटर है तो मीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, यानी इकाई जो भी रहेगी वो आ जाएगी, लेकिन वर्ग जरूर आएगा। ठीक है, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक 11, 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। अब देखिए, बराबर बराबर टुकड़े काटना है, मतलब जो रस्सी दी गई है इसमें जो टुकड़े काटने हैं उसका हम लगाएंगे भाग, यानी क्या हो जाएगा 9 सही 3/4 भागित 3/4, ठीक है ना। अब ये है मिश्रित भिन्न, इसको बदलेंगे विषम भिन्न में। 4 गुना करते हैं 9 में, तो 4 9 36 और 3 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 39/4, है ना। ये हो गई। अब भागित है, यहाँ लगा देंगे हम गुणा का चिन्ह, और 3/4 कर लेंगे गुणन प्रतिलोम। 3/4 का गुणन प्रतिलोम होता है 4/3। अब काट देंगे, 4 से 4 कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, यानी उसके जो है 13 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे, 13 टुकड़े जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 टुकड़े, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं, यानी 2 सेकंड में 1 मीटर नीचे आते हैं। तो जमीन पर पहले कौन आएगा और उसके जमीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 20 सही 1/8 है ना, और 20 सही 1/2, ठीक है। अब दोनों ये ऊंचाइयां अलग अलग हैं। अब यहां पर यह है मिश्रित भिन्न में, ठीक है ना, इसको हम बदल लेंगे साधारण भिन्न में। तो 20 में 8 गुणा करते हैं, कितना आता है 160, और ये जोड़ देंगे तो 161/8, और इसका हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41/2, ठीक है। अब ये यहां पर उड़ रहे हैं, कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब प्रश्न ये है कि जमीन पर पहले कौन आएगा, यानी जो कम ऊंचाई पर उड़ रहा है वो स्वाभाविक रूप से जल्दी आएगा। तो अब कम ऊंचाई पर कौन उड़ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है जो हर दिया हुआ है इसका हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे, है 8, ठीक है ना। अब 8 का भाग है 8 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 161 में, तो यहाँ आ जाएगा 161। 2 का भाग लगाते हैं 8 में, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, 4 गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तोता है ये नीचे उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या 161 आ रही है ना। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि तोता जो है नीचे उड़ रहा है। अब जो नीचे उड़ रहा है इसलिए क्या होगा कि तोता जमीन पर जल्दी आएगा, है ना। उत्तर क्या आएगा कि तोता जो है जमीन पर पहले आएगा, पहले, है ना, जमीन पर पहले आएगा। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। लेकिन एक प्रश्न और बचा हुआ है, कौन सा, कि जमीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। भाई समय कितना लगेगा, तो देखिए अब देखिए हमें याद करना है समय, है ना। तो अब चूंकि आ जाएंगे कि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड गति से नीचे आ रहा है, तो 1 मीटर, है ना, नीचे आता है, कितने समय आता है, 1 मीटर नीचे आता है वह
2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। इसलिए 161/8 मीटर, है ना, 161/8 मीटर नीचे आता है। अब कितने समय में आता है वो देखेंगे। देखिए कि यहां पर जो लिखा हुआ है ऊपर लिखा बटे 1, और इसका हम क्या करेंगे? गुणा, है ना, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? इसका हम गुणा करते हैं। क्या करेंगे? इसको गुणा, 1 से अनेक में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, है ना। तो ये गुणा हो जाएगा 161/8, ठीक है ना। अब 2 से निकाल दिया, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 161/4 सेकंड। अब 4 भाग लगाते हैं इसमें, तो 4 चौके 16, भाग इसकी 0, है ना, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इतने सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। कितना? 40.25 सेकंड में वह नीचे जमीन पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 13। अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। दूसरा है लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। और तीसरा बताना है कि पहले और दूसरे में प्राप्त भिन्न योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी कक्षा है उसमें लड़के कितने हैं, है ना। तो ये हमने लड़के मान लिया कि 12 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है ना। यहाँ पर लड़कियां हैं, है ना, कितनी है? 18। ठीक है, चलिए तो पहला हम देखते हैं। पहला क्या हो रहा है कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों संख्या। अब यहाँ कुल कितना हो गया है वो देख लेते हैं। तो कुल बच्चे हो गए हैं 12 धन 18, ये होता है 30। ठीक है, तो पहला क्या है? लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है 18 ये, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 30। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ये कितना आ जाएगा? 3/5। अब दूसरा, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। लड़के कितने हैं? 12 हैं। कुल बच्चे कितने हैं? 30 हैं। इनको काट देते हैं। 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, ये हुआ 2/5। ठीक है, अब तीसरा भाग क्या बोला है कि पहले और दूसरे भाग में प्राप्त भिन्न योग 1 होगा। अब देखिए पहले भाग में भिन्न प्राप्त हो रही है 3/5, धन दूसरे में प्राप्त हो रही है 2/5। ठीक है, हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं, इसलिए अंश जुड़ जाएगा, यानी 3 धन 2/5। 3 और 2 कितना आता है? 5/5। 5 में 5 भाग लगाते हैं तो उत्तर आ जाता है 1। ये हो गया, सत्यापित हो गया है ना। ठीक है, ये हो गया सत्यापित। अगला प्रश्न है, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? अब देखिए शर्ट बनाने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए 1.5 मीटर चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं शर्ट बनाने के लिए, है ना, आवश्यक कपड़ा। अब शर्ट बनाने के लिए जो है कपड़ा कितना आवश्यक है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वह है 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक सही 4/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हमें बदलना है पहले काय में विषम भिन्न में, और फिर बदलना है दशमलव भिन्न में। तो देखिए 5 कम 5 और 4 होगा कितना? 9। 9/5, यानी इसका दशमलव मान कितना हो जाएगा?
9 में हम 5 का भाग लगाते हैं, है ना। 5 एकम 5, बचे कितना 4, दशमलव लगाया, शून्य डाल लिया, 5×8=40, ठीक है ना। तो ये हो गया 1.8 मीटर। इसी प्रकार से 1 सही 2/5 को भी हम क्या करेंगे, दशमलव में परिवर्तित कर लेंगे, है ना। तो पहले बदलेंगे विषम भिन्न में, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 मीटर। और अब 7 में हम 5 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से, देखिए 5 एकम 5, है ना, बचे कितना 2, दशमलव लगाया, शून्य डाल लिया, 5×4=20, ठीक है ना। तो ये हो गया 1.4 मीटर। अब हमें कपड़ा कितना चाहिए शर्ट बनाने के लिए, 1.5 मीटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1.8 मीटर वाला कपड़ा चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जितना कपड़ा हमें चाहिए, है ना, उससे ज्यादा है। और यहाँ देख रहे हैं कि 1.4 छोटा है, यानी इसमें शर्ट बनेगा नहीं, तो कपड़ा हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 1/5 से छोटा है। अब बताया गया है, पूछा गया है कि उपयोग के बाद कितना कपड़ा बचेगा, यानी 1.8 मीटर में से हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर घटा देंगे। क्यों कि 1.5 मीटर में हमारा शर्ट बन रहा है, ये घटा दिया तो 0.3 मीटर कपड़ा बचेगा, यानी हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर, है ना। 0.3 मीटर का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि पहला इसका भाग है, आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। दूसरा भाग इस प्रश्न का, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, यदि आपकी आयु और आपके माता एवं पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। यानी इस प्रश्न में 3 बातें पूछी गई हैं। तो देखिए यहां पर आपकी आयु नहीं दी गई है, आपके पिता की आयु और माता की आयु भी नहीं दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि मेरी आयु, आपकी आयु मतलब मेरी आयु, है ना, आप बोलेंगे मेरी आयु। अब मेरी आयु कितनी है, वह है 12 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पिता हैं और उनकी आयु कितनी है वो भी हमें मानना होगी, है ना, ठीक है, आपको पता होगी। तो यहाँ पर जो आयु है वो हम इस प्रकार से ले सकते हैं। तो पिता की आयु मान लिया है कि 40 वर्ष है ना। और इसी प्रकार से जो माता है, तो माता की आयु कितनी है, 38 वर्ष है, ठीक है, ये 38 वर्ष हो गई है, ठीक। अब 3 चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज क्या पूछी गई है कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। आपकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और आपके पिता की कितनी है, 40 वर्ष है। तो यहां लिख देंगे हम 12/40, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको काटे दो, काट सकते हैं, है ना। तो देखिए इसमें 4 से 2 संख्या कट जाएगी, तो 4 दिया 12, 4 एकम 4, 0, ये हो जाएगा 3/10। इतने ही भी काटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वह यह है कि आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का, है ना, माता पिता आयु के योग का कितना भाग है। आपकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है, बटे आपके माता पिता की आयु का योग यानी 40 धन 38, ये हो जाएगा कितना हो रहा है, 12/78, है ना। अब हम काटे तो काट सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना, काट सकते हैं 2 से, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 9 18, ये जाएगा 6/39। यदि नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब तीसरी बात पूछी गई है कि यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु का योग है ना, तब यहाँ तीनों की जो आयु है उनका हम योग कर लेते हैं, है ना। मतलब आपकी आयु, आपके माता पिता की आयु का योग कितना होता है, ठीक है। तीनों की आयु का योग कर लेते हैं, कितना होता है देखो, तीनों की आयु का योग, ठीक है। अब इनका हमने योग किया तो 12 धन 40 धन 38, कितना जाता है ये 90 हो जाता है, ठीक है। मतलब तीनों की कुल आयु कितनी हो गई है, 90 वर्ष हो गई है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो व्रत होता है ना, आप जानते हैं व्रत इस प्रकार से आपका एक व्रत होता है ना। व्रत जो होता है इसका संपूर्ण अंश माप कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो अब 90 वर्ष को हमें क्या करना है, 360 डिग्री में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 360 में हम 90 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा 4 डिग्री, ठीक है। एक वर्ष के लिए कितना आएगा 4 डिग्री जाएगा। अब आपकी आयु वाला भाग हमें छायांकित करना है। आपकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो भैया एक वर्ष के लिए 4 डिग्री, तो 12 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं और अब यहां पर 48 डिग्री का हम क्या करते हैं, एक कोण बनाते हैं। यहां पर चांदा रखेंगे और इस प्रकार से कोण बनाएंगे, ये कोण बनेगा 48 डिग्री का। यानी ये हिस्सा है कि आपकी आयु वाला हिस्सा हो जाएगा, ये आपकी आयु वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने छायांकित कर दिया है, ये आपकी आयु वाला भाग, ठीक है ना, आयु वाला भाग। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको छायांकित किया जा सकता है पूरा, है ना। ये छायांकित हो गया है, ठीक है। ये हमें इसमें करना था, ठीक है दोस्तों।